हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस या आज के विश्लेषण के 2 नवंबर 2023 के अंक में हम प्रमुख समाचारों पर देखें तो 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी, है ना। कुल मिला के खट्टा मीठा अनुभव है। अच्छी खबरों में ये कह सकते हैं कि एक प्रौद्योगिकी है नेक्सकार 19। ये एक CRT मतलब CAR-T सेल थेरेपी है जो कैंसर, खासतौर से जो लिम्फोसाइट या ब्लड कैंसर इस तरह की जो हैं उनको इलाज करने की एक इम्यूनोथेरेपी है, यानी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसी के अनुसार ये थेरेपी है या इलाज प्रणाली है, जिसे IIT बॉम्बे के में जो है कह सकते हैं संपोषित एक संस्था द्वारा इसे बनाया गया, इस पर रिसर्च किया गया है। उसे अभी केंद्रीय ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मार्केट में लाने के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो आज के उसमें इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू था जो इसके प्रौद्योगिकी को लेके हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत में कैंसर के इलाज के लिए, और उसमें भी जो ब्लड कैंसर, क्योंकि बच्चों में ये जो इस तरह की हमारे जो बच्चों की में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि अभी इसके इलाज का 15 वर्ष तक के लिए ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत में कैंसर के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हो क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि है। ठीक है, जहाँ तक दूसरे न्यूज का है, यह कल ही आया था, उसमें जो है एक जो सड़क परिवहन विभाग द्वारा जो है केंद्र सरकार के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जिसके मंत्री हैं गडकरी जी, उनकी एक रिपोर्ट आई, उनके मंत्रालय की एक रिपोर्ट हर साल आती है सड़क दुर्घटना को लेके। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ये बताया गया है कि भारत में प्रति घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और उसमें से 19 बदकिस्मत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक पहले वाली जो है, जो हमारी एक गंभीर स्वास्थ्य की समस्या या जो जीवन को संकट आता है उसको बचाने वाली है, दूसरी न्यूज़ ये बता रही है कहीं ना कहीं हमारे समक्ष एक गंभीर खतरा भी सड़क दुर्घटना को लेकर सामने है। ठीक है, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्सकार 9, देखिए ये है कैंसर सेल, इसको समझिए, और ये है टी सेल। आप लोग ज़्यादा तकनीकी न जाइए, तो हमारे ब्लड सेल में हमारे जो ब्लड होता है उसमें एक रेड ब्लड सेल होता है, एक वाइट, उसमें से ही एक टी सेल होती है जिसका काम होता है कि वो कोशिका या शरीर में जो इस तरह के अवांछनित तत्व होते हैं उनको पकड़ के मार डालती है। तो ये टी सेल्स हैं, ये कैंसर कोशिका को पकड़ के उसको मार देते हैं। कैसे ये काम करेगा, क्यों कोशिका को मारने से कैंसर ठीक हो जाएगा, तो कैंसर को थोड़ा सा समझ लेंगे, अभी जब बताएंगे। मेन वो होता है, कैंसर वो होता है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे उनका काम क्या होता है, कोशिका द्विगुणित होती हैं, अपना भूमिका निभाती हैं, फिर मर जाती हैं। लेकिन जब यही कोशिकाएं अमर हो जाती हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। क्यों लेती हैं, इसका बहुत कई सारे कुछ कारण हैं, लेकिन अभी इसका कोई स्पेशल कारण नहीं समझ में आया है। ठीक है, जिसको कह सकते हो कि नहीं यही कारण है जिसकी की वजह से कैंसर होते, कुछ अलग अलग कारण, कैंसर के अलग अलग कारण देखे जा गए हैं। ठीक है, तो जो अमर कोशिकाएं हैं उन्हीं को अगर मारने की प्रौद्योगिकी, उनको या तो मार दिया जाए, तो कई बार क्या होता है कि वो बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, कोशिकाएं वैसे भी फैलती हैं और कैंसर कोशिकाएं सबसे तेज़ी से फैलती हैं, उनको मार दिया जाए। और मारने की तकनीक है कि या तो जिस अंग में है उस अंग को ही कर दिया जाए, या कीमोथेरेपी। उसमें एक नवीन प्रौद्योगिकी है, ये इम्यूनोथेरेपी, जिसमें जो एक हमारे इम्यून सिस्टम की एक प्रणाली है उसको और ज़्यादा उन्नत करके कैंसर कोशिकाओं के इलाज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए इन जैसे चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी जो है केंद्रीय ड्रग्स नियंत्रण ने उसको दिया है नेक्सकार 9। ये भारत की CAR-T सेल, CAR-T सेल बोलते हैं उसको। कार माने सिमेट्रिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इसको बोला जाता है ना। अपना वैसे ही CAR-T सेल कोशिकाएं थेरेपी इसका होता है, तो उस पे दिया है। हम इसको इन्हीं विभिन्न मुद्दों के आधार पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सरल शब्दों में ही समझाएंगे, आम लोगों को ही समझाएंगे। जैसे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं या आप लोग तैयारी करने वाले होंगे, मैं तैयारी करता रहा था तो मैं ह्यूमन एनाटॉमी पर, यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान पे, कि जो उसके बेसिक चीज़ होती है, लोग कहते हैं NCERT,
है एनसीईआरटी, लेकिन और ज़्यादा सरल शब्दों में और आसानी से अगर समझना हो तो एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की एक किताब आती है, इंग्लिश में मानव मशीन और हिंदी में इंग्लिश में ह्यूमन मशीन एंड हिंदी में वो मानव मशीन है। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत एकदम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताब है। अगर आप लोगों के पास है तो उसको पढ़िए, नहीं है तो ले लीजिए। बहुत महंगी किताब नहीं है, मेरे ख्याल से 60, 70, 80, 100 रुपये के आसपास सरकारी किताब है, लेकिन बहुत ही सरल और कह सकते हो ना कि इतना सरल है जिसे कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। और इसको लिखने वाला कोई छोटा आदमी नहीं है, लिखने वाले जो राइटर हैं वो एम्स, जो दिल्ली के एम्स के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, और जो मतलब उनके सहायक भी जो रहा है वो भी जो है एम्स के ह्यूमन एनाटॉमी विभाग के हेड रहे हैं। तो इतने मतलब एनबीटी क्या करता है, बड़े और वरिष्ठ लोगों द्वारा बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझने के लिए किताबें लिखता है, ठीक है। तो उसको पढ़िएगा, हम कोशिश करेंगे उसी तरह की, उस किताब में जिस सरलता से आप लोगों को समझाया गया है कोशिश करेंगे, हालांकि उतना नॉलेज मेरा नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम आपको उतनी ही सरलता से समझाएं। देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि एक संस्था है भारत सरकार की, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है आईआईटी बॉम्बे द्वारा संपोषित, तो इसका सही अर्थ नहीं है, इनक्यूबेटेड बोला जाता है। इनक्यूबेटेड मतलब जो मुर्गी अपने अंडों को सेती है ना, अंडा देने के बाद जब उससे बैठ के सेती है, हैचिंग, उसको बोलते हैं। यानी कुल मिला के इसके द्वारा एक संस्था है इनक्यूबेटेड, कंपनी का नाम है यूमिनो एक्ट। ये एक तरह से कह सकते हैं आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही जो है शुरुआती स्तर की कोई कंपनी को साथ में रिसर्च के साथ वो आगे बढ़ा रही है। उसको भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल थेरेपी, इसका नाम है नेक्स्ट कार 19 के लिए बाजार प्राधिकरण प्रदान किया है। यानी अब वो बाजार में अब इसका वो कमर्शियली इस्तेमाल कर सकती थी। अभी तक क्या था कि वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, अध्ययन कर रहा था, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब वो इसका है कि इस्तेमाल, अब इसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि इसमें अभी भी टाइम लगेगा, कुछ महीने लग सकता है, साल लग सकता है, लेकिन अब इससे इसका इलाज किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जो ये विदेशों में जो लागत आती है उसके 10वें हिस्से में ही कैंसर रोगियों के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। यानी इस जो अपनी स्वदेशी तकनीकी है, यह जो विदेश के जो तकनीकी है, स्कार टेक्नोलॉजी, कुछ ही देशों के पास तो है, जैसे अमेरिका के, कुछ 1-2 यूरोप के देशों के पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है। यानी भारत विकासशील देशों में पहला देश है जिसके पास कैंसर इम्यूनोलॉजी के लिए कार टी प्रौद्योगिकी है, जिसका नाम है नेक्स्ट कार 19, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से बना है, ठीक है। कभी चर्चा कर देंगे कि इनक्यूबेटेड क्या होता है जब इकोनॉमी में आएगा तो इसके द्वारा यह किया गया है। और देखिए कुछ ही देशों के पास है। भारत अब स्वदेशी कार टी और जीन थेरेपी प्लेटफॉर्म रखने वाला पहले विकासशील देशों में एक शामिल हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। ये सेल थेरेपी क्या होती है, तो इसमें जैसे देखिए नाम है सिमेट्रिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसा सेल या ऐसा टिश्यू या ऐसा अंग जिसमें एक से ज़्यादा डीएनए, मतलब जैसे एक टिश्यू तो एक डीएनए का, हमारा कोई भी टिश्यू लेंगे तो एक डीएनए का होगा, लेकिन उस ऐसा टिश्यू जिसमें एक से ज़्यादा डीएनए हो, यानी कहीं ना कहीं उसमें जीन थेरेपी की गई हो, उस तरह की जो है ये एंटीजन बनाया जाता है, रिसेप्टर होता है, जो कि शरीर में पाए जाने वाली टी सेल को इस तरह से मॉडिफाइड करती है, इस तरह से उसको कह सकते हो कि जैसे अब समझिए हमारे शरीर में एक कोशिका है टी सेल, जो काम क्या करती है कि वो ढूंढ के, जैसे सोचो कि एक पुलिस है, पुलिस का काम क्या है कि व्यवस्था में बुरे लोगों को पकड़ना। कैंसर सेल बुरा लोग है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इसको आसानी से पकड़ में नहीं आता है या पुलिस उसको काबू नहीं कर सकता है। थोड़ा सा आप समझ सकते हो डॉन जैसा है। फिर क्या करेगा ये, इस प्रौद्योगिकी क्या करती है कि हमारे ब्लड से ही टी सेल लेती है और उसको और ज़्यादा संशोधित करके उसको जो है इतना ज़्यादा इनरीच कर देती है, इस तरह से उसको तैयार कर देती है कि वह कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उसको समाप्त करने में सक्षम हो जाती है, और फिर उसे बढ़ा के उसमें लेबोरेटरी में हमारे शरीर में ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, और फिर वो
मजबूत कोशिका जो है जो लेबोरेटरी में फिर मॉडिफाई की गई है, तैयार नहीं की गई है, हमारी ही कोशिका यानी जिस व्यक्ति की बीमारी उसी की ब्लड से निकली हुई टी कोशिकाओं को इस तरह से संवर्धित कर दिया जाता है कि उसकी क्षमता इतनी मजबूत हो जाए कि वो कैंसर की कोशिकाओं को पकड़ के मार सके, और इसके जरिए वो ये प्रौद्योगिकी फिर क्या करती है कि कैंसर जो कोशिकाओं को मार के और फिर धीरे धीरे जो है सारी कोशिकाएं खत्म कर देती है। जैसे अभी पहले ही बताया, फिर समझ लीजिए कि कैंसर जैसे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, आप वो मनचंदा जी की किताब ह्यूमन मशीन मानव मशीन पढ़ेंगे तो उसमें बताया जैसे जो कोशिका होती है वो क्या करती है कि 2 कोशिकाओं में बदल जाती है, फिर उसका काम खत्म हो जाता है तो उसके कोशिका के अंदर ही एक चीज़ होती है जो उसको मार डालती है। लेकिन जब किसी कारणवश जब कोशिकाएं अमर हो जाती हैं यानी नहीं मरती हैं तो ढेर सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं और उन कोशिकाओं का कोई काम नहीं होता है लेकिन उनको ऊर्जा चाहिए होता है। ऐसे में उसमें किताब में लिखी हुई है कि कैंसर का रोगी जो है अनावश्यक ढेर सारी ऐसी कोशिकाओं को ढोता रहता है जिनका उसके शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वो शरीर से ज़रूरी चीज़ें लेती हैं। इसमें कई मामलों में तो बहुत कष्टप्रद और वो सारी चीज़ें होती है और इसके कारण नहीं पता है। तो ऐसे में ये क्या करेगी कि जो इस तरह की अमर होती कोशिकाएं हैं उनको ढूंढ ढूंढ के आसानी से मार देगी। और चूंकि ये शरीर का ही है, जैसे कीमोथेरेपी है या जो अभी सर्जरी है, उस तरह के जैसे सर्जरी तो शुरुआती चरण में होता है, कीमोथेरेपी में भी कई सारी कोशिकाएं उससे बच जाती हैं, खासतौर से लिम्फोसाइट या ब्लड कैंसर वाली, और वो फिर से उनके होने की खतरा बढ़ती रहती है। ये क्या करेगी कि उस कैंसर कोशिकाओं को एक तरह से पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। जैसे कि इसमें पाया गया है कि 70% ऐसी जो है जिस पे इस तरह की कोशिकाओं पे कैंसर की इस तरह की कोशिकाएं जो कह सकते हो कि जिसको कीमोथेरेपी के थ्रू भी नहीं ठीक हो सकता है, उसका इलाज करने में ये सक्षम है। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आप समझो कि एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को ही मॉडिफाई करके फिर से हमारे शरीर में लगा के डाल के जो है वो हमारे ब्लड कैंसर या बी सेल बीटा सेल लिम्फोसाइट जैसी कोशिकाओं को मार के ख़त्म करती है। ठीक है। चलिए, क्या नेक्स्ट कार एन यानी कार्ट9 समझे। क्या नेक्स्ट कार एन जो है उनसे जब पूछा गया कि जो अभी बताए थे कि नेक्स्ट कार9 यही भारत की जो है स्वदेशी कार्ड टेक्नोलॉजी है, क्या ये कार्ड थेरेपी है, तो हाँ ये कार्ड थेरेपी ही है, क्योंकि यह भी उसी तरह से काम करती है। यह एक कैड9 प्रोटीन होती है यह थेरेपी, इसका कार9 इसलिए रखा गया है। कैड कैंसर जो डिटेक्टिंग 19 प्रोटीन है जिसमें जो शरीर कैंसर की जो कोशिकाएं रहती हैं उसमें उसको ये पता चलता है, तो इसी को ही इसमें जोड़ा जाता है टी सेल कोशिकाओं के साथ। यानी हमारी टी सेल कोशिकाओं को ये देख लिया जाता है, इससे पता चल जाता है कि अच्छा कैंसर कोशिकाएं यहाँ पे हैं, वो वहाँ पे जाके यानी उसको चिन्हित कर दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ चिन्हित कर दिया जाता है, बाद में जो जाके अटैकिंग फोर्स अटैक करती है, तो उसी तरह से इसके जरिए जो है कैंसर कोशिकाओं को चिन्हित कर दिया जाता है और फिर बाद में जो है हमारी जो टी कोशिकाएं हैं जो संवर्धित हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं, वो उस कैंसर को जाके मार डालती हैं। ठीक है। तो इसीलिए कैड9 है, इसीलिए इसका नाम नेक्स्ट कार 19 पड़ा है और ये हमारी CAR-T कोशिका थेरेपी ही है। और जहाँ तक अगर दुनिया के और देशों की तुलना किया जाए तो ये जो कैंसर कोशिका जो हमारी थेरेपी है इसका इंटॉक्सिकेट या इम्यून जो हमारा मस्तिष्क को क्षति पहुंचाने के लिए कई बार ये कोशिकाएं जो टी कोशिकाएं वो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन वाली कोशिकाओं में भी ये कैड9 प्रोटीन दिख जाता है, तो वहाँ पे भी जाके हमारे न्यूरॉन्स को भी मारने लगती हैं, जो इसकी एक कमी है कार-टी थेरेपी की। लेकिन इसमें वो भी समस्या नहीं है या उसकी इस तरह के लक्षण नहीं दिखे हैं। ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी स्वदेशी कार-टी थेरेपी ही है। यह कैंसर के अन्य उपचारों से कितना प्रभावी है, जैसे बताया कि कई कैंसर तो उसमें जो है जैसे ब्लड आदि कैंसर का तो सिर्फ ट्रांसफ्यूशन कर लो, उसका कोई बहुत कीमोथेरेपी से भी इलाज नहीं है और वो सारी चीज़ों से नहीं है। कीमोथेरेपी से भी जिनका इलाज है वो भी उनसे सिर्फ उनका जीवन बचाया जा सकता है, क्योंकि बार बार उनको ज़रूरत पड़ती है। बहुत शुरुआती चरणों में हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक तो उसमें ज़्यादा पीड़ा होती है मरीज को, परिवार परेशान होता है क्योंकि बार बार उसमें इलाज कराने जाना पड़ता है, और वो भी बहुत ये नहीं है कि ये पूरी तरह से उसका इलाज हो ही सके। लेकिन इसमें जो इम्यून थेरेपी है, ये जो इम्यून थेरेपी है, क्योंकि ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, शरीर के अंदर ही उपस्थित हो जाती है। एक बार जैसे किसी रोगी का डॉक्टर देखा, जैसे इसको समझने के लिए देखिए कि इसमें क्या कैसे होता है कि कौन प्राप्त कर सकता है।
जिसके यह थेरेपी बी सेल लिम्फोमा यानी जिनको बी सेल लिम्फोमा बीमारी यानी ब्लड कैंसर इस तरह के रोग हैं, उनको क्या है डॉक्टर पता करता है। उसके बाद उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल से टी कोशिकाएं निकाल के मैनेज करके फिर उसको उसके ब्लड के साथ उसमें रक्ताधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है। और एक बार करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर जो है ये काम शुरू हो जाता है और फिर मरीज जो है यानी 1 सप्ताह से 10 दिनों में ये कोशिकाएं रोगी के पुनर्जीवन के लिए क्लिनिक में वापस आ जाती हैं और 7 से 10 दिनों में देखा जाए कि 1 चक्र के बाद आमतौर पर 2 सप्ताह के भीतर रिकवरी हो जाती है, यानी 2 सप्ताह में ये ठीक कर देते हैं। इस संस्थान ने जो अध्ययन डेटा है, इसने जो खुद का अपना अध्ययन किया है, उसके अनुसार ल्यूकोमिया और लिम्फोमा के मामलों के बीच भिन्नता के बाद लगभग 70% मरीज उपचार का जवाब यानी उनमें उपचार का फायदा होता है। इनमें से लगभग 50% प्रतिक्रियाशील मरीज पूर्ण प्रतिक्रिया यानी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, यानी 70% में तो इलाज दिखता है और उसमें से भी 50% पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, यानी आजीवन के लिए वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस पे खर्च कितना आएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पे जो इसके वो जिनसे वो बताए कि अभी जो है कार्ड थेरेपी में जो इम्यून जो है यानी कार9 जो है आपका इम्यून ये कंपनी वाली जो है, ये भी इसके अभी इलाज का खर्चा 30 से 40 लाख आएगा क्योंकि अभी तक प्रौद्योगिकी की शुरुआती चरण में है। लेकिन इनका कहना है कि हमारी उम्मीद है कि हम इसको 10 से 20 लाख रुपए तक लाएंगे और इसे जैसे जैसे और इसका उत्पादन बढ़ता जाएगा प्रौद्योगिकी का, यह और सस्ता हो जाएगा और जो दुनिया के अन्य देशों में इसी तरह की प्रौद्योगिकी का खर्चा है उसका 10% में ही इलाज हो सकता है। फिर भी ये संख्या बहुत है, तो इसके लिए सुझाव ये दिया जा सकता है कि राज्य सरकार यानी जो एक तो जो मेडिकल क्लेम बीमा वाले हैं उसमें भी शामिल किया जा सकता है और सरकारें भी इस तरह के चीज़ों का खर्चा उठा सकती हैं क्योंकि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं कैंसर के बाद में कहा जाता है अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो वो तो मरीज़ तो मरता ही है, पूरा परिवार मर जाता है। तो ऐसे में अगर सरकार जो सक्षम है उठाने के लिए वो तो ठीक है, अगर नहीं सक्षम है तो सरकार कोई इस तरह के रोगों के लिए इलाज कर सकती है और अगर इससे लोगों की जान बचती है तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये इसमें है कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं और 29 मौतें होती हैं। अभी देखिए कि कैंसर से जूझ रहे एक आदमी की जान बचाने का खर्चा 30 से 40 लाख रुपए है और उसको भी हम कह रहे हैं कि अच्छा है। और यहाँ देखिए कि हर घंटे 19 लोगों की जान यूं ही चली जाती है। यूं ही मैं इसलिए कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो बच सकते थे अगर वो अगर उसमें मतलब हमारे यहाँ जो सड़क संरचना या डिज़ाइन जो है जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं अगर वो भी ध्यान दें, मतलब सरकारों सड़क निर्माण करने के लिए जो संस्थाएं हैं और जो लोग हैं ये सब मिलकर काम करें तो कम से कम ये जान बचाई जा सकती है। कैसे? अगर हम देखें तो जो सड़क परिवहन है वो भारत में माल और यात्रियों दोनों के लिए परिवहन का सबसे अधिक लागत प्रभावी साधन है। क्यों है? अगर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो योजना का जो आपका जो पहला पार्ट है अक्टूबर 2023 की योजना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहला पार्ट है उसमें पढ़ लीजिएगा। सड़क परिवहन को लेके उससे ज़्यादा कहीं भी आपको नहीं मिलेगी योजना का जो आर्टिकल उसमें आया हुआ है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि कैसे सड़क परिवहन, क्योंकि ये लास्ट माइल टू लास्ट माइल कनेक्टिविटी देता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है मोटरीकरण यानी सड़कों पे तेज वाहनों का दौर आया है, तेज वाहनों का दौर आया है, शहरीकरण बढ़ा है और बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोग गाड़ियां जो है सड़कों पे आ रही हैं। और साथ ही साथ जब लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उन सब का प्रभाव ये होता है कि सड़क दुर्घटनाएं, यातायात चोटें और मृत्यु की घटनाएं अस्वीकार्य रूप से अधिक बनी हुई हैं। इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है लेकिन ये बनी हुई हैं। देखा जाए तो WHO ये मानता है कि और वैसे भी माना जाता है कि जो सड़क यातायात है, सड़क यातायात या चोटें वो विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है और 15 से 49 आयु वर्ग में मृत्यु का प्रमुख कारण है। ठीक है, जो 15 से 49 वर्ग का आयु वर्ग है यानी देखा जाए तो जो क्रीम उत्पादक जनसंख्या है वो कि उस आयु वर्ग में ये मृत्यु का प्रमुख कारण है क्या? सड़क दुर्घटनाएं।
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का 31 अक्टूबर को यानी परसों जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल हर घंटे 53 दुर्घटनाएं हुई और उनमें से 19 मौत हो गई और देश भर में कुल 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई और 1,68,491 लोगों की जान गई। ठीक है, 1,68,491 लोगों की जान जा चुकी है सड़क दुर्घटना से। यानी और ये देखिए कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 19.9 और मौतें में 9.4% की पिछले साल से वृद्धि हुई है। यानी ये घट नहीं रहा है, ये बढ़ ही रहा है ये चुनौती। ठीक है, देखिए अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो ये समस्या है ही है जो जीवन जा रही है, दूसरे ये जिन लोगों की जान जाती है उनकी और उनके परिवार की तो समस्या है। ये एक देश के लिए भी बहुत विकासात्मक मुद्दा है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो सड़क सुरक्षा जो है एक विकासात्मक मुद्दा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है और दुनिया भर में मृत्यु और चोट का एक प्रमुख कारण है। सड़क दुर्घटनाओं की लागत न केवल पीड़ित और उनके परिवार द्वारा वहन किया जाता है, बल्कि असामयिक मृत्यु, चोटों और विकलांगताओं और संभावित आय के नुकसान से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे अभी देखा गया कि जो जो 15 से 49 उम्र वाले जो लोग हैं वो सड़क दुर्घटनाओं में ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि वही लोगों को ज़्यादा घर से निकलना रहता है। तो दुर्घटना गंभीरता का मुद्दा, देखिए दुर्घटनाएं होना कोई मान लिया हो रही है तो वो भी बुरी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो सेवरिटी ऑफ जो एक एक्सीडेंट यानी जो दुर्घटना की दुर्घटना गंभीरता का आंकड़ा होता है कि प्रति 100 लोगों में प्रति 100 दुर्घटना में कितनी लोगों की मृत्यु हो रही है। जैसे 53 प्रति घंटे दुर्घटना हो रही है और 19 मृत्यु हो रही है। ये आंकड़ा देखेंगे तो 36.5 आता है और अमेरिका में देखेंगे तो ये जो आंकड़ा है वो 2 है, 2 यानी हर 100 दुर्घटना पे 2 लोगों की जान जाती है। तो यही ये बता रहा है एक चुनौती की दुर्घटना तो हो ही रही। जैसे 100 दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या मापी जाती है 2012 में 28.2 था, 2022 में 36.5 हो गई, जिसमें से हर साल लगातार वृद्धि हो रही है। और सेव एंड लाइफ फाउंडेशन है वो बताया कि भारत दुनिया के टॉप 20 ये गंभीर जो सीवर जो समस्या है कि दुर्घटना में मौत के कारण उसमें शामिल है। और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना प्रभाव मानदंडों यानी इसको कम करने के लिए ज़रूरत है कि बेहतर आघात देखभाल और यातायात शांत करने, यानी कि जो तेज स्पीड है उसको कम किया जाए और जो जैसे किसी की चोट दुर्घटना हो गई तो उसको तुरंत ही मेडिकल एड या ट्रॉमा सेंटर मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो छोड़ो यार कौन जाएगा। हालांकि बाद में पहले पुलिस केस और बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती थी, अब वो चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये समस्या है कि ज़्यादातर लोग अगर शुरुआती चरण में ही अगर उनको इलाज मिल जाए तो उनका जीवन बच सकता है। ठीक है, और प्रमुख निष्कर्ष निकलेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो रोड होता है उसमें अगर सिंगल रोड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम लंबाई है राज्य मार्गों की, नेशनल हाईवे की और स्टेट हाईवे मिला के जो है 4.9% ही है। लेकिन दोनों को मिला के देखा जाए तो तकरीबन जो है 32 और 23 56% जो है जो दुर्घटना जो होती है राजमार्गों पे होती है, हाईवेज पे होती है, उसमें नेशनल स्टेट और एक्सप्रेसवे शामिल है और बाकी 43.9% 44% जो है अन्य उसमें होती है। जहाँ तक राज्यवार जनसंख्या देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है, इसके बाद मध्य प्रदेश है और दुर्घटना में मौत का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, इसके बाद जो है आंकड़ा जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, और जो कुछ बातें हैं जैसे कि दुर्घटना में 68% मृत्यु जो होती है वो ग्रामीण इलाकों में होती है और 32% मृत्यु शहरी इलाकों में होती है। तो शहरी इलाकों में तो वैसे भी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगा, दुर्घटना तो जो है होगी लेकिन मृत्यु नहीं होगा क्योंकि स्पीड उतनी रहती है। और ग्रामीण इलाकों में लोग खाली सड़कें हैं, तेज़ी से चलते हैं और वहाँ पे उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह की स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था जो है शहरों में है। ठीक है, दुर्घटनाओं में शामिल वाहन श्रेणियों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना दोपहिया वाहनों से हुई है। उसमें भी जैसे 1,68,000 लोगों की जान गई है, उसमें से 52,000 से ज़्यादा दुपहिया वाहन के लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया है। 16,000 कार वाले ऐसे हैं जिनमें सीट बेल्ट लगाए होते तो उनकी जान बच जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं
जो है, अब जैसे इसके जननांकीय आंकड़े को देखा जाए, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या भी है, तो घातक सड़क दुर्घटनाओं में शिकार लोगों में बड़े पैमाने पर उत्पादक आयु वर्ग के युवा शामिल है। उत्पादक आयु वर्ग क्या है? 15 से 59 आयु वर्ष वाले जो होते हैं इनको उत्पादक आयु वर्ग कहते हैं। 2022 के दौरान 66.5% मरने वाले 18 से 45 वर्ग के आयु वर्ग के हैं, और 18 से 60 वर्ग के मान लिया जाए तो ये संख्या 83.4%, यानी टोटल सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसका 83.4% 18 से लेके 60 वर्ष के हैं, और 66.5% जो है 18 से लेके 45, यानी एकदम अर्ली एज में ही उनकी जान चली जाती है। क्यों? उसके कारण को देखते हैं जिसे रोका जा सकता है। जैसे तेज गति, 72.3% दुर्घटनाएं तेज गति के कारण होती है, इसे रोका जा सकता है। और जिसमें देखा कि सीट बेल्ट न पहनने के कारण, हेलमेट न लगाने के कारण, और जैसे उसी योजना के अंक में पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो सड़कों की डिजाइनगत समस्या है उसके कारण भी बहुत सारे दुर्घटनाएं, और जो लोगों की लापरवाही है, स्वास्थ्य सेवाओं का जो पहुंच नहीं, लोगों के कि अरे यार एक्सीडेंट हो गया है क्या करना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो दुर्घटना आघात है, यानी दुर्घटना के कारण जो, जहाँ जैसे अमेरिका में जो दुर्घटना में 2% लोगों की मृत्यु होती है और यहाँ पे दुर्घटना में 36.5% लोगों की मृत्यु होती है। अगर हम उसको कम कर लें तो ये संख्या कम किया जा सकता है। चलिए, आज कुछ अच्छा न्यूज़, कुछ बुरे न्यूज़ के साथ इसको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, गंभीर चीज़ें हैं, काफ़ी डिटेल हैं, ठीक है, और इसको हैंड आउट कल मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।